बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं और आज का हमारा पाठ है विभिन्न सूचना संचार। तो हम विभिन्न सूचना संचारों के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। पाठ की बात। पार्थ, एक बात बताओ, तुम तो गांव से आकर शहर के स्कूल में पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपने माता पिता की याद नहीं आती? क्या बात कर रहे हो मित्र, याद क्यों नहीं आएगी? मुझे तो उनकी बहुत याद आती है। फिर तुम कैसे रह लेते हो उनके बिना? जब भी मुझे उनकी याद आती है तो मैं तुरंत उनसे फ़ोन पर बात कर लेता हूँ और जब भी उनसे मिलने का मन करता है तो वीडियो कॉल कर लेता हूँ। तुम जानते हो कि विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। हाँ, यह तो सच है। अच्छा, तो यह बात है। देखो, समझो और करो। नीचे आधुनिक युग के कुछ प्रचलित संचार के साधनों के नाम दिए गए हैं। आप इनके आविष्कारकों के नाम पता करके लिखो। तो बच्चों, यहाँ ये कुछ संचार के साधनों के नाम दिए गए हैं जिनके आविष्कारक ढूंढकर हमें लिखना है। तो पहला है इंटरनेट। तो इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार किया था रॉबर्ट ई कॉन और विंड सर्फ ने। ऐसे ही आपको बाकी के भी जो संचार साधन है इनका आविष्कार किसने किया है ये पता करना है और यहाँ लिखना है। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। आओ पाठ पढ़ें। बच्चों, क्या आप जानते हैं संचार किसे कहते हैं? संचार का अर्थ है चलन। इसका प्रयोग हम सर्वथा सूचनाओं, भावनाओं व विचारों के आदान प्रदान के लिए करते हैं। संचार हमारे दैनिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हम अपनी योजनाएं, विचार एवं भावों को मुख्यतः शब्दों में व्यक्त करते हैं। संचार का सर्वप्रमुख साधन है वार्तालाप अर्थात बातचीत। तो बच्चों, आपको इसमें हमें संचार के बारे में बताया गया है कि संचार का मतलब है चलन। तो हम दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं, अपने विचारों को या फिर भावनाओं को जैसे भी व्यक्त करते हैं, तो वो संचार के माध्यम से ही हो पाता है। जैसे कि जो संचार का सबसे बड़ा माध्यम है वो है वार्तालाप, जिसे हम बातचीत कहते हैं। आगे है, दुनिया में लोगों द्वारा प्रतिदिन लाखों करोड़ों शब्द बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास अन्य व्यक्तियों से बांटने के लिए अनेक विचार, भाव, योजनाएं व सूचनाएं आदि होती हैं। तो बच्चों, हम अपने जीवन में पता नहीं कितने शब्द बोल जाते हैं और हर व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास बांटने के लिए विचार होते हैं, एक दूसरे के भाव होते हैं, जानकारी होती है, सूचनाएं होती हैं। कभी कभी किसी सूचना को शब्दों द्वारा व्यक्त करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। इसी कारण मानव ने विभिन्न संकेतों एवं प्रतीकों का आविष्कार किया। इनके द्वारा एक ही समय में बहुत से लोगों को सूचना दी जा सकती है। किसी दमकल गाड़ी का तेज बजता सायरन आपको बता देता है कि कहीं आग लगी हुई है और आपको उसके रास्ते से तुरंत हट जाना है। तो बच्चों, जैसे कि हमको अगर कभी किसी को सूचना देनी है तो सूचना बताने में और सबको अगर बतानी हो तब तो बहुत समय लग जाएगा। जैसे हम एक एक करके सबको बताएं तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए विज्ञान ने कुछ चिन्ह बनाए हैं और कुछ ऐसे साधन बनाए हैं जिससे कि हम एक साथ बहुत सारे लोगों को आसानी से सूचना पहुंचा देते हैं। जैसे कि अगर कहीं आग लगती है और दमकल वाली जो गाड़ी जाती है उसका तेज बजता सायरन, तो जो वो तेज से सायरन बजता है तो इससे सबको पता चल जाता है कि कहीं आग लगी हुई है और हमें इस रास्ते से हट जाना है क्योंकि ये गाड़ी यहाँ से जाएगी, तो हमें उसका रास्ता खाली करना है। ये हमें किससे पता चला? तो ये हमें सायरन से पता चला। उसके लिए हमें किसी बात को किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, ये हमें खुद से समझ में आता है उसके चिन्हों से। चौराहों पर जलती लाल और हरी बत्तियां आपको रुकने और चलने का निर्देश देती हैं। इमारतों आदि पर आधा झुका ध्वज यह दर्शाता है कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का निधन हो गया है। ये सब प्रतीक शब्दों का सहारा लिए बिना सूचना संचार का कार्य करते हैं। जैसे हमने सायरन का पढ़ा, अब आगे बता रहा है कि जैसे चौराहों पर लाल बत्ती और हरी बत्ती लगी रहती है, वो हमें बताते हैं कि कब रुकना है, कब चलना है। ऐसे ही किसी मंजिल पर आधा झुका हुआ जो ध्वज होता है वो बताता है कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो ये सारे जो चिन्ह होते हैं इसमें हमें बताना नहीं पड़ता, इससे हम खुद समझ जाते हैं। तो बिना बोले इससे संचार होता है सूचनाओं का। आगे है, कई बार लोग बिना किसी शब्द बोले अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं। आप किसी कमरे में प्रवेश करने से पहले उसके बंद दरवाजे को खटखटाते हैं ताकि अंदर बैठा व्यक्ति
यह जान सके कि आप कमरे में प्रवेश करने की अनुमति चाहते हैं। कक्षा में हाथ उठाकर आप अपने अध्यापिका को यह सूचित करते हैं कि आप कुछ कहना चाहते हैं अथवा कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। कई बार दूर खड़े किसी व्यक्ति को आप केवल अपना हाथ हिलाकर उसका अभिवादन करते हैं। इन सबको संकेत या इशारा कहा जाता है। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कैसे संकेतों के माध्यम से, कुछ चिन्हों के माध्यम से हम सूचना का संचार करते हैं, वैसे ही अब बता रहे हैं कि कभी कभी हम बिना कुछ बोले भी अपने भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे कि हमें किसी रूम में जाना है तो हम पहले उसके दरवाजे पे नॉक करते हैं। इससे अंदर वाले को पता चलता है कि हाँ कोई आना चाहता है और वो हमसे अनुमति मांग रहा है, तो वो आपको आज्ञा देगा कि हाँ आप आओ या ना आओ। ऐसे ही अगर हम क्लास में हाथ उठाते हैं तो टीचर को इससे समझ में आ जाता है कि ये बच्चा या तो कुछ पूछने चाहता है या किसी चीज़ का उत्तर देना चाहता है या इसकी कोई परेशानी है। तो उससे अध्यापिका समझ जाएंगी या अध्यापक समझ जाएंगे और वो आपको प्रश्न पूछेंगे या उत्तर देंगे या आपकी जो भी परेशानी होगी उसको हल करेंगे। ऐसे ही आप कहीं दूर खड़े होते हैं और किसी को हाथ हिलाकर उसका अभिवादन करते हैं। तो ये सारे संकेत होते हैं जिससे कि हम अपनी सूचना का संचार करते हैं। कभी कभी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना अत्यंत कठिन होता है। कई बार हमारी भावनाओं का पता हमारे चेहरे की भाव भंगिमाओं से ही हो जाता है। कभी हम खुशी में मुस्कुराते हैं तो कभी गुस्से में भौं चढ़ा लेते हैं। कभी हम घृणा से नाक भौं सिकोड़ते हैं तो कभी अत्यधिक दुख में रोने लगते हैं। हम कुछ कहे न कहे हमारा चेहरा ही हमारी भावनाओं का आईना हो जाता है। जिस पुस्तक को आप इस समय पढ़ रहे हैं, यदि यह अचानक हवा में उड़ने लगे तो आपका मुंह खुल जाएगा और आंखें फैल जाएंगी। आप कई बार अपनी अध्यापिका का केवल चेहरा देखकर यह जान लेते हैं कि वह गुस्से में है अथवा नहीं। अगली बार जब आप रूठ कर मुंह फुला लें तो अपना चेहरा आईने में जरूर देखिएगा। तो बच्चों, कभी कभी हमारी भावनाएं जो होती हैं वो हमारे चेहरे से ही पता चल जाती हैं। जैसे हम खुश होते हैं तो हम मुस्कुराते हैं, अगर गुस्से में हैं तो हम अपनी आँख भौं चढ़ा लेते हैं, अगर कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती तो हम नाक भौं सिकोड़ते हैं, और अगर बहुत कुछ बुरा लगता है तो हम रोने लगते हैं। तो इसमें हम बताते नहीं हैं कि हम खुश हैं या दुखी हैं। ये हमारे चेहरे की जो हाव भाव होते हैं वो हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे कभी कभी हम अपनी कक्षा में अपनी अध्यापक या अध्यापिका के चेहरे को देख के बता देते हैं कि हाँ आज सर गुस्से में हैं या उनका भाव कैसा है, वो खुश हैं या दुखी हैं। तो ये सारी चीज़ जो होते हैं ये होते हैं संकेत, जिसके द्वारा हम बिना बताए ही, ये भाव होते हैं जिसके द्वारा हम बिना बताए ही दूसरा कैसा है ये जान लेते हैं। कई बार हम लोगों को बैठने चलने आदि के अंदाज से यह जान सकते हैं कि वह इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। यदि आप बोर हो रहे हो तो आप कुर्सी पर अधलेटे हो जाएंगे और जम्हाइयाँ लेने लगेंगे। यदि आपकी माताजी आपको सर्कस ले चलने के लिए कहें तो आप खुशी से नाचने व कूदने लगेंगे। आप बिना हिले डुले बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और यदि आपकी मनोदशा अच्छी नहीं है तो आप धीरे धीरे चलेंगे और लोगों को देर तक घूरते रहेंगे। तो कभी कभी लोग किस तरह से उठ रहे हैं, किस तरह से बैठ रहे हैं, इससे भी हम जान लेते हैं कि वो इंसान कैसा है, मतलब कि वो इस समय कैसी दशा में है। जैसे कि अगर कोई बहुत थका हुआ होगा तो वो कुर्सी पे आराम से लेट जाएगा। कोई इंसान अगर बोर हो रहा है तो वो आधा लेटेगा और जम्हाइयाँ लेगा, और कोई इंसान बहुत खुश होगा तो वो खुशी से उछलने कूदने लगेगा। उसके लिए कुर्सी पर एक जगह स्थिर होकर बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हाव भाव जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि हम किस दशा में हैं, मतलब कि हमारी इस समय की दशा कैसी है। बहुत से लोग अपने भावों को अपनी बनाई वस्तुओं द्वारा प्रकट करते हैं। चित्रकार अपनी कलाकृतियों में अनेक भाव दर्शाते हैं। नर्तक व नर्तकियां अपने नृत्य के द्वारा विभिन्न विचारों एवं भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। संगीत के द्वारा भी विभिन्न भावनाओं का आदान प्रदान होता है। संगीत किसी श्रोता को प्रसन्न अथवा दुखी कर सकता है और कभी कभी उसे नाचने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे अभी ये भाव हमने देखे, हमने चिन्ह देखे और कुछ विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ सूचनाएं आदि देखी। अब हम आगे देख रहे हैं कि कभी कभी लोग अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा भी अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि अगर कोई नृत्य कर रहा है तो नर्तक और नर्तकी अपने भाव उसमें
अपने नृत्य में प्रस्तुत करते हैं, कोई चित्रकार अपने चित्र के द्वारा अपने भाव प्रस्तुत करता है, कभी कभी कोई संगीतकार संगीत के माध्यम से अपने भाव को प्रस्तुत करता है। और हम लोग कभी कभी संगीत सुनकर कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं और कभी डांस भी करने लगते हैं। लेखक व कवि अपनी कहानियों, कविताओं, नाटक एवं गीतों में इस दुनिया की विभिन्न घटनाओं का वर्णन करते हैं, चाहे वे घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, चाहे वे पूर्व में घटित हो चुकी हो, चाहे वर्तमान में हो रही हो या फिर भविष्य में होने वाली हो। उनकी रचनाओं में मानव एवं उसकी विभिन्न भावनाओं का भी वर्णन होता है। तो जैसे हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे कि अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा अपने भाव प्रस्तुत करते हैं, वैसे ही आगे बता रहा है कि कोई कवि अपनी कहानियों से, कविताओं के माध्यम से भी अपने भाव प्रकट करते हैं। वे दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को व्यक्त करते हैं अपने कहानियों और कविताओं के माध्यम से। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो कि कल्पना में होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो वास्तविक होती हैं, जो अभी हो रही हैं, होने वाली हैं या फिर भविष्य में कभी होंगी या पहले हो चुकी हैं। वो ये सब भी अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अब बताइए बच्चों, यदि आपकी पुस्तक अचानक हवा में उड़ने लगे तो आप कैसे भाव व्यक्त करेंगे? तो आप कैसे करेंगे? आपका मुंह खुला रहेगा, तो हम अपना आश्चर्य का भाव मुंह खोल कर प्रकट करेंगे कि ये क्या हो गया, तो हमारा मुंह खुला रह जाएगा। आगे है, इनकी कलाकृतियां संगीत एवं पुस्तकें विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान के महत्वपूर्ण साधन हैं। इनके साथ पोस्टर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, चलचित्र एवं दूरदर्शन भी भाव संचार के उत्तम साधन हैं। इनसे हमको दुनिया की जानकारी के साथ साथ विभिन्न लोगों की विचारधाराओं का भी ज्ञान होता है। तो जैसे हम अभी देख रहे थे कि अपनी बनाई वस्तुओं से भाव व्यक्त करते हैं, तो आगे बता रहा है कि इनकी बनाई हुई जो चलचित्र होते हैं, कलाकृतियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं, कहानियाँ होती हैं, इनसे हमें बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जो रेडियो हो गई, टेलीविज़न हो गई, न्यूज़पेपर हो गई, अखबार और मैगजीन, पत्र पत्रिकाएं जो आती हैं, ये भी संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि किसका कैसा भाव है, और अगर किसी विषय पे हमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग भाव और उनके अलग अलग विचारों का भी पता चलता है। प्राचीन काल में आदि मानव अपने आसपास अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनता था। फिर कुछ ध्वनियों का प्रयोग कर उसने बोलना सीखा। धीरे धीरे मानव ने लिखना भी सीख लिया। प्रारंभ में वह अपनी गुफाओं के दीवार अथवा चौड़ी सपाट चट्टानों पर चित्रकारी करता था। भारत में अनेक स्थानों पर ऐसी भित्ति चित्र पाए गए हैं। तो बता रहे हैं कि पहले जो आदि मानव होते थे वो कुछ ध्वनियाँ सुनते थे, कुछ शब्द उन्हें सुनाई देते थे या कुछ संगीत वगैरह वो सुनते थे। फिर धीरे धीरे इन ध्वनियों को वो सुनते सुनते उन्होंने शब्द बनाए और उन्होंने बोलना शुरू किया। और पहले उनके पास लिखने के लिए ऐसे सब कुछ नहीं था, तो वो अपनी गुफाओं के दीवारों पर कुछ लिखते थे या फिर किसी सपाट चट्टानों पर लिखते थे। और आज भी ये जो भित्ति चित्र हैं कहीं कहीं पाई जाती हैं। तो बताइए बच्चों, धीरे धीरे मानव ने क्या सीखा? तो क्या सीखा मानव ने? धीरे धीरे मानव ने लिखना भी सीख लिया और बोलना भी सीख लिया। आगे, प्राचीन काल में अमेरिका में रहने वाले आदिवासी जंतुओं की खालों, सीपियों एवं लकड़ी आदि पर चित्रकारी करते थे। तो इसमें बता रहे हैं कि प्राचीन काल में जो अमेरिका के आदिवासी थे वो वस्तुओं, किसी मृत जीवों की खालों या फिर लकड़ी के तख्तों पर भी चित्रकारी किया करते थे। वे आग एवं धुएं के प्रयोग द्वारा भी संदेशों का आदान प्रदान करते थे। इसके लिए वे आग को जलाते और फिर उसका कुछ भाग पीली घास से ढक देते। इससे गहरा घना धुआं उत्पन्न होता था। और आगे बता रहे हैं कि वो केवल चित्रकारी से ही नहीं, आग से और धुएं से भी अपने भावों को और अपने विचारों को व्यक्त करते थे। जैसे कि वो आग जलाते थे और फिर उसको कुछ पीली घास से ढक देते थे, जिससे कि घना और गहरा धुआं वहाँ पे हो जाता था। प्राचीन काल में मिस्रवासी शब्दों के लिए सूरज, चांद, तारे, राजा एवं देवताओं आदि को प्रतीक रूप में अंकित करते थे। फिर उन्होंने इन प्रतीकों के स्थान पर कुछ सरल संकेत बनाए। ये संकेत ही उनकी वर्णमाला बन गए। तो अब आगे बता रहा है कि जो प्राचीन काल में मिस्रवासी थे वे सूरज, चांद, सितारे और देवी देवताओं को अपने भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते थे। फिर उन्होंने कुछ उसके संकेत बना दिए। फिर वो संकेत धीरे धीरे
संकेतों को सरल करने के लिए उन्होंने कुछ चिन्ह बनाए और फिर वो चिन्ह ही आगे चलकर उनकी वर्णमाला बन गई। वे पहले गीली चिकनी मिट्टी से बने सपाट ईंट-नुमा पट्टियों पर डंडियों से लिखते थे, फिर उन्हें धूप में सुखा देते। सूखने के पश्चात वे चिन्ह उन पट्टियों पर स्थायी रूप से अंकित हो जाते। आज भी आप हजारों वर्ष पूर्व बनी ऐसी पट्टियों को देख सकते हैं। तो जो उनकी वर्णमाला थी बनाई उन्होंने, तो उसके लिए वो क्या करते थे कि गीली चिकनी मिट्टी होती थी उसको एक सपाट चीज़ पे ऐसे फैलाते थे और फिर उस पर लकड़ी से अपना चित्र बना देते थे, या फिर जो भी चिन्ह होते थे अपनी वर्णमाला अपने विचारों को प्रकट करने के लिए वो उस पर बनाते थे, और फिर वो जब उस पर सूख जाता था तो वो स्थायी हो जाता था। तो हम आज भी वो वर्णमाला और उनकी जो ऐसे लिखी हुई जो चित्रकारी है वो आज भी हम देख सकते हैं। कुछ गांवों में पत्थर से ऊंची ऊंची मीनारें बनाई गई थीं। यदि कोई शत्रु किसी गांव की ओर बढ़ता तो इन मीनारों की चोटियों पर आग जलाकर अन्य गांवों को संदेश भेजा जाता था। इसी समुद्र तट पर लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे में आग लगाकर पानी के जहाज़ों को तट की सूचना दी जाती थी। आज यह कार्य ऊंचे ऊंचे प्रकाश स्तंभों में बिजली से चमकने वाले बड़े बड़े बल्बों द्वारा किया जाता है। कई जगह पर सूचना को पहुंचाने के लिए किया जाता था कि बड़ी बड़ी पत्थरों की इमारतें बनाई जाती थीं, और यदि कोई शत्रु उनके गांव में या फिर उनके शहर में घुस जाता था तो वो सूचना देने के लिए क्या करते थे कि वो जो पत्थरों की मीनारें बनाए होते थे उसके ऊपर आग लगा देते थे, तो जिससे लोगों को पता चल जाता था। ऐसे ही समुद्र तट पर वो क्या करते थे कि लकड़ी के बहुत बड़े बड़े गट्ठर वो बनाए होते थे जिसमें आग लगा देते थे, तो वो नौसेना या फिर नाव के जो नाविक होते थे उनको सूचना पहुंचाते थे। और आज के समय में ये प्रकाश स्तंभ होते हैं और ये काम जो होता है वो बिजली के बल्बों द्वारा किया जाता है। अफ्रीका के घने जंगलों में संदेश को पहुंचाने के लिए वहां के आदिवासी नगाड़ों का प्रयोग किया करते थे। नगाड़ा बजाने वाला व्यक्ति एक विशेष प्रकार के नगाड़े को बजाकर अपना संदेश दूसरे गांव तक पहुंचाता था। उस गांव के लोग नगाड़े की आवाज़ सुनकर वही संदेश आगे के गांव तक इसी प्रकार पहुंचा देते थे। नगाड़े की आवाज़ वाले संदेशों को यहाँ के स्थायी निवासी तो समझ लेते थे, किंतु अजनबी लोग नहीं। इस प्रकार महत्वपूर्ण सूचनाएं मीलों तक सुरक्षित रूप से भेजी जा सकती थी। तो अफ्रीका के घने जंगलों में सूचना पहुंचाने के लिए वहाँ के जो आदिवासी समुदाय थे वो क्या करते थे, नगाड़ों का प्रयोग करते थे। तो वो नगाड़ा बजाकर कुछ ध्वनि या धुन निकालते थे जिससे कि वहाँ के जो स्थायी सदस्य थे वो उनकी सूचना समझ लेते थे, और आगे भी नगाड़ा बजाकर ही वो आगे उस सूचना को प्रसारित करते थे। तो ऐसे उनकी सूचना सुरक्षित रूप से बहुत दूर दूर तक फैल जाती थी। तो वहाँ के जो स्थायी निवासी थे और जो उनके समुदाय के थे वो तो समझ लेते थे, लेकिन जो अस्थायी लोग थे, जो नए लोग थे, उनको ये नहीं समझ में आ पाता था। प्राचीन काल में संदेशों को भेजने के लिए घंटों का प्रयोग भी किया जाता था। किसी खतरे अथवा अन्य महत्वपूर्ण घटना के घटित होने पर मीनारों की चोटियों पर लगे विशाल घंटों को बजाकर लोगों को इकट्ठा किया जाता था। प्राचीन काल में फिर बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में संदेशों को पहुंचाने के लिए घंटों का प्रयोग किया जाता था। बहुत ऊंची ऊंची मीनारों पर एक बहुत बड़ा सा घंटा लगा होता था, जिससे कि महत्वपूर्ण सूचना देनी हो किसी को या सारे लोगों को एकत्रित करना हो तो वो घंटा बजाया जाता था। भारत में भी बहुत से राजा अपने संदेशों को साधारण जनता तक पहुंचाने के लिए मुनादी वाले का प्रयोग करते थे। यह व्यक्ति अपने गले में बड़ा सा ढोल डालकर गांव-गांव घूमता था। किसी खुली जगह पर वह ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा करता और फिर उन्हें राजा का संदेश सुनाता था। फिर आगे बताया जा रहा है कि पहले जो राजा महाराजा होते थे वो मुनादी वाले, यानी कि ये एक ढोल वाला होता था, वो अपने गले में बड़ा सा ढोल बांध लेता था और फिर उसको बजा बजाकर लोगों को इकट्ठा करके सूचना देता था। आज भी छोटे छोटे गांव व कस्बों में मुनादी वाले सर्कस, मेलों, झांकियों आदि की सूचना देते हुए दिखाई पड़ते हैं। और आज भी जो ये मुनादी वाले होते हैं वो कहीं गांव में या कस्बों में किसी सर्कस, किसी मेले, इन सारी चीज़ों की सूचना देते हुए दिखाई देते हैं। रोचक बात, समाचार पत्र जनसंचार का बहुत पुराना माध्यम है। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट था। इसका पहला प्रकाशन 29 जनवरी 1780 को हुआ था। तो बच्चों, अब ये पाठ हमने पढ़ा, अब हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। अभ्यास: श्रुतलेख, सर्व प्रमुख, आविष्कार,
निर्देश, प्रवेश, प्रदर्शन, कलाकृतियों, भविष्य, मिट्टी, काल्पनिक, स्थानीय। मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, संचार का क्या अर्थ होता है? तो संचार का अर्थ हमने पढ़ा था ऊपर, संचार का अर्थ होता है चलन। ऐसे ही आपको ये पाठ पढ़कर बाकी के प्रश्नों के भी उत्तर देने हैं। आगे है बहुविकल्पीय प्रश्न। OMR शीट में सही गोले को भरिए। नोट, गोले में रंग भरने के लिए पेंसिल का प्रयोग कीजिए। गोले को सावधानी पूर्वक व पूरा रंगिए। क, संचार का सर्वप्रमुख साधन है वार्तालाप, बातचीत। तो संचार का सर्वप्रमुख साधन ये दोनों हैं, तो इसका विकल्प होगा तीसरा, 1 व 2 दोनों। तो हम OMR शीट में तीसरे गोले को भरेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के भी सही विकल्प ढूंढने हैं और OMR शीट में सही गोले को भरना है। आगे है लिखित। तो हम लिखित प्रश्न करेंगे। इसमें पहला है कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ कोष्ठक में 2 शब्द दिए गए हैं जिसमें से हमें सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। क, रिक्त स्थान हमारे दैनिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, संचार या व्यापार? तो संचार हमारे दैनिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे ही आपको बाकी के भी रिक्त स्थानों में सही विकल्प ढूंढना है कोष्ठक में से और यहाँ भरना है। आगे आप रिक्त स्थान खुद से भरेंगे। हम आगे दूसरा प्रश्न करेंगे। सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, संचार का सर्वप्रमुख साधन वार्तालाप है। तो ये वाक्य सही है, हम यहाँ सही का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आप आगे वाक्यों को पढ़िए और उनके सामने सही गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न 3 है सही मिलान कीजिए। आदान, तो आदान का मिलान करेंगे हम प्रदान से, तो क का मिलान होगा चौथे से। ऐसे ही आपको बाकी के भी सही मिलान करने हैं। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, पाठ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पास बांटने के लिए क्या है? तो हमने पाठ में पढ़ा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अन्य व्यक्ति से बांटने के लिए अनेक प्रकार के भाव, विचार, योजनाएं तथा सूचनाएं होती हैं। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के भी उत्तर देने हैं पाठ पढ़ के। प्रश्न 5 है निम्नलिखित संचार के साधनों को पुराने से नए क्रम में लिखिए। इसमें कुछ संचार के साधन दिए गए हैं जिससे हमें पुराने से नए के क्रम में व्यवस्थित करना है, जैसे जंतुओं की खालों, सीपियों आदि पर चित्रकारी करना, मीनारों की चोटियों पर आग जलाकर संदेश भेजना, गुफाओं की दीवारों अथवा चट्टानों पर चित्रकारी करना, सूरज, चांद, तारे, राजा एवं देवताओं आदि को प्रतीक रूप में अंकित करना, मिट्टी की ईंट नुमा पट्टियों पर डंडियों से लिखना, नगाड़ों का प्रयोग करना, घंटों का प्रयोग करना। तो सबसे पहले शुरू हुआ था गुफाओं की दीवारों अथवा चट्टानों पर चित्रकारी करना, तो ये पहला होगा। ऐसे ही आपको बाकी के भी सारे संचार के साधनों को क्रम पूर्वक लिखना है कि कौन पहले और कौन उसके बाद में। तो बाकी का आप खुद से करेंगे। आगे हम करेंगे भाषा की बात। पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी पर सही का चिन्ह लगाइए। आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार। तो इसमें क में जो ये पहला आविष्कार है वो सही है, उसकी वर्तनी शुद्ध है, तो हम इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आपको बाकी में भी सही वर्तनी ढूंढनी है और उस पर सही का चिन्ह लगाना है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। व्यक्ति, तो व्यक्ति संज्ञा का कैसा भेद है? जातिवाचक भेद है, क्योंकि वो व्यक्तियों के पूरे समूह के बारे में बताता है। तो ऐसे ही आपको बाकी के शब्द पढ़ने हैं और बताना है कि ये संज्ञा शब्दों का कौन से भेद है। प्रश्न 3 है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क, भौहें चढ़ाना। भौहें चढ़ाना मतलब अप्रसन्न होना या क्रोध करना। तो पुत्र की बातें सुनकर पिता ने उस पर भौहें चढ़ाकर कहा, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो। ऐसे ही आपको बाकी के भी मुहावरों का अर्थ लिखना है और फिर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। फिर है आप क्या करते यदि। आजकल भी उन्हीं साधनों का प्रयोग हो रहा होता जिन साधनों का प्रयोग पाठ में बताया गया है, तो आप क्या करते ये आपको खुद से बताना है। फिर है यह भी करो। सूचनाओं का आदान प्रदान करने हेतु आप कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाकर यहाँ लिखिए। तो आज अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए आप कौन कौन सी वस्तुओं या कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। तो बच्चों ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में प्राचीन साधनों के बारे में पढ़ा, जो प्राचीन काल में संचार के अन्य साधनों का प्रयोग करते थे लोग और किस प्रकार अपनी भावनाओं, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाते थे।
और आज भी हम किस प्रकार नए नए चिन्हों का प्रयोग करके सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, इसके बचे हुए अभ्यास को भी खुद से कीजिए।